गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी ज्ञान में, जहां हमारी हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है। उसमें हमने 5 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपने देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर्स को गो थ्रू कर लें। अब हम चैप्टर 6 की शुरुआत करने वाले हैं। भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है। मौर्य काल के बाद 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के युग में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ। इनमें कुछ राज्यों छोटे थे, परंतु दूसरे कुछ राज्य काफ़ी बड़े थे, जैसे कुषाणों का राज्य जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इन राज्यों से भी अधिक जिस चीज़ ने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता से बांधा वह थी वाणिज्य और व्यापारियों का फैलाव। इस काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। आज इसे हम दक्कन कहते हैं। जो आज का दक्कन था वह नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश था, वो दक्षिणापथ कहलाता था। दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य खेतीहरों से बदलकर अधिक संपन्न हो गया था। यह बात दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में जाने वाले महापाषाणी मेगालिथिक शव कक्षों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। महापाषाण मेगालिथिक का अर्थ है बड़ा पत्थर। शव कक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर पर बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन शव कक्ष में उन लोगों का जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली है। वे किसान तथा पशुपालक थे। लोगों के लोहे का औजारों का इस्तेमाल करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे एवं स्वर्ण तथा मणियों से बने आभूषण पहनते थे। ये शव कक्ष विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ जमीन में खड़ी की गई सामान्य प्रस्तर शिलाओं से घेरे के रूप में हैं, तो कुछ चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा के रूप में हैं। महापाषाणी स्थलों की खुदाई से जानकारी मिली है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे और काफ़ी उन्नति कर चुके थे। वे लोहे की कुदाल तथा हंसिया का इस्तेमाल करते थे और शायद चावल तथा बाजरे की खेती करते थे। मिट्टी के काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हैं। इन्हें उसी प्रकार बनाया जाता होगा जिस प्रकार उत्तर भारत में शव कक्षों को देखने से पता चलता है कि उन लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बड़ी विचित्र धारणाएं रही होगी। मृतक का अंतिम संस्कार शायद वे काफ़ी विस्तार पूर्वक करते होंगे। इन शव कक्षों पर बड़े पत्थरों के खास निशान शायद इसलिए लगाए गए हैं कि सरदारों और उनके परिवारों के सदस्य को समाधि स्थल है। घोड़े की हड्डियों के और घोड़े के साथ सामान के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे पशु से भाली भांति परिचित थे। निस्संदेह घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियों की यात्रा कर पाए। इन यात्राओं से विभिन्न वस्तुओं का विनिमय संभव हुआ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों के मणि और संभवतः लोहे की वस्तुएं भी मिली है। जब मौर्यों ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया तो उस समय वहाँ की एक विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्रों में मिले हैं जहां से महत्वपूर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जैसे रायचूर दोआब के मास्की स्थान से। दक्कन, इनमें से अधिकांश राज्य तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया था, परंतु मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। नए राजा प्रायः उन्हीं परिवार के थे जिन्होंने मौर्यों की सेवा की थी। सातवाहन, इनमें सबसे प्रसिद्ध था सातवाहनों का वंश परिवार, जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता। इनका एक महान विजेता शासक था शातकीर्ण, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा गया था। कलिंग नरेश से उनका युद्ध हुआ था। उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया। शातकीर्ण ने शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ कर आंध्र में भगा दिया। परंतु सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हुए। यह काम गौतमीपुत्र शातकीर्ण ने किया। गौतमीपुत्र शातकीर्ण ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया, परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और यह स्थिति गौतमीपुत्र के बेटे वशिष्ठिपुत्र के शासक काल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठिपुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया, तभी जाकर कुछ समय के लिए शकों और सातवाहनों के बीच शांति बनी रही। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो गए।
तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वह क्षीण हो गई। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। कुछ जंगल साफ करके गांव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों के समूचे उत्तरी दक्कन में आवागमन के लिए सड़कें बनवाई गई। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक नहीं था। व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में, गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और बम्बई के पास भी नगर बस गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र में आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट के भड़ोज बंदरगाह का उपयोग करते थे। गोदावरी मुख के बंदरगाह गंगा के नदी मुख के दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से जहाज बर्मा और मलाया को जाते थे। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था। इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। बौद्ध स्मारक। नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बुद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, इसलिए बौद्ध इन स्तूपों को पवित्र मानते थे। सांची, भोपाल के पास के स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण इसी प्रकार के दान से बने हैं। अमरावती, आंध्र प्रदेश का स्तूप। ये जो फोटो दिखाया हुआ है इसमें सांची का स्तूप है। ये अमरावती के स्तूप का एक उपहार शिल्प भी व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट और सारनाथ वाराणसी के निकट के विहार। इसमें सुबह नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं की सुविधा होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे। इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कार्ले और बेत्सा पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक के गुफा विहार। इस समय की बात धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी, जैसे कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिली हैं। धर्म। बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। विहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा योग दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे उनके विचार अब बदलने लग गए थे। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी और विष्णु तथा शिव की उपासनाओं का समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे और इसके बदले लोग सोचने लगे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्ण आराधना की जा सकती है। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अपने अपने ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस काल में गीता के उपदेशों को भी महत्व प्राप्त हुआ। ये अमरावती के स्तूप का एक उपहार शिल्प। अमरावती के स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उपहारों से अंकित किया गया था। इस उपहार शिल्प में बाईं ओर नालगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया है और दाईं ओर इसे बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते हुए दिखाया गया है। यह है सांची स्तूप का तोरण द्वार। इस फोटो में है कार्ले का चैत्य मंडप। दक्षिण भारत, चोल, पांड्य और चेर दक्कन के पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। ये थे चोल, जिसका केंद्र मद्रास के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था, पांड्य जिसका केंद्र मदुरै था, और केरल या चेर मालाबार के तटीय क्षेत्र में जो आज केरल का भाग है। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिलों की भूमि कहलाया क्योंकि वहाँ की बोली तमिल थी। दक्षिण भारत के इन तीनों राज्य चोल, पांड्य और चेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। नेक्स्ट है संगम साहित्य। तो संगम साहित्य उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरै में हुई। दक्षिण के उन परिषदों में कवि भाट और चारण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रची। बाद के परिषदों में 2-4 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं और यही संगम साहित्य कहलाती हैं। ये कविताएं तमिल भाषा में है। कविजन जगह जगह घूमते हैं और कबीलों के सरदारों से अनुरोध पर कविताएं रचते हैं।
इन कविताओं में दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों का और आम जनता के जीवन का वर्णन है। इसमें से कुछ वर्णन महापाषाणी संस्कृति के भौतिक अवशेषों से मेल खाता है। चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में इन युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। इस पिक्चर में अमरावती के इस उपहार शिल्प में एक बोधिसत्व को दिखाया गया है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उस प्राणी को कहा जाता है जो समस्त जीवों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है। ऐसा प्राणी बुद्धत्व प्राप्ति की लालसा नहीं रखता, बल्कि दूसरों की सेवा में जुटा रहता है। उन सभी की पिक्चर्स को बनाया गया है इसमें। चोलों को इन स्थल युद्धों से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उससे श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ साल तक उत्तरी श्रीलंका पर उनका कब्जा रहा, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें भगा दिया। भारत के अपने विवरण में मेगस्थनीज जानकारी देता है कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी और उसके पास एक बड़ी सेना थी। केरल के राजाओं ने नेडुचेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मलाबार तट के पास रोम के जहाजी बड़े को भी पकड़ लिया था। रोमन व्यवहार से पार्ट 2 अगली वीडियो में आएगा। ये पार्ट 1 यहीं तक के है। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।